हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मनप्रीत इंस्टीट्यूट। आप सभी अच्छे होंगे ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सल्तनत काल के बारे में। सल्तनत काल का उदय किस प्रकार होता है, कौन से राजा इसमें शासन करते हैं, किस प्रकार ये जो है अपने साम्राज्यों का जो है विस्तार करते हैं, वो सब हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। और यदि आपको इस पर्टिकुलर वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए। हर प्रकार की अपडेशन और हर टाइप के जो वीडियो के पीडीएफ होते हैं हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराते हैं, तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो में और डिस्कस करते हैं सल्तनत काल के बारे में। देखिए, सल्तनत काल का उदय कैसे होता है। सल्तनत काल का उदय जो हमारे अरबी और तुर्की आक्रमण भारत पर होते हैं उनके बाद होता है, जिसमें से जो मोहम्मद गोरी है उसका एक जो है दास होता है, एक गुलाम होता है जिसे हम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से जानते हैं। वो दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। इट मीन्स वो सल्तनत काल का सबसे जो है मेन जो है करैक्टर जिसे माना जाता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, जो सल्तनत काल की जो है स्थापना करता है। ठीक है जी। और किस प्रकार ये आगे जाते हैं वंश, और दिल्ली सल्तनत पर ये वंश इतने प्रभावितशाली होते हैं, इतना अपना प्रभाव डालते हैं दिल्ली सल्तनत पर कि ये सारी दिल्ली को अपने अंडर में ले लेते हैं और उस पर कई सालों तक राज करते हैं। देखते हैं हम अपनी वीडियो में कि वो किस प्रकार जो है भारत पर शासन करती हैं। ठीक है जी। तो बढ़ते हैं अपने जो फैक्ट हैं उनकी तरफ। गुलाम वंश। गुलाम वंश जो है दिल्ली सल्तनत का पहला वंश माना जाता है। ठीक है जी। और इसको जो दिल्ली सल्तनत के जितने भी वंश चले हैं उनकी ट्रिक मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो है जो उसमें कवर की है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप वहां से देख लीजिए, क्योंकि उससे आपको 1 मिनट में सारे जो दिल्ली सल्तनत के वंश हैं वो कवर हो जाएंगे वन लाइनर की फॉर्म में और ट्रिक के फॉर्म में। ठीक है जी। तो बढ़ते हैं गुलाम वंश की तरफ। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ये कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? ये होता है जी जो मोहम्मद गोरी होता है उसका गुलाम होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का गुलाम था। ठीक है जी। गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता है। उस समय में ऐसा था कि जो अरबी आक्रमणकारी थे या तुर्की थे वो ज्यादातर अटैक में जो है विश्वास करते थे। इट मीन्स वो ज्यादा अटैक करते थे, वो कहीं पर ठहर कर शासन नहीं करते थे। वो ज्यादा अपना ध्यान किसकी तरफ रखते थे? अटैक की तरफ, कि कहाँ वो आक्रमण करे और कहाँ से जो है चीजें उठाकर अपने देश ले जाएं। इनका ये मकसद था। अब अटैक करने के लिए सेना का होना बेहद जरूरी है। सेना एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है अटैक में, आक्रमण में। तो ये क्या करते थे, दूसरे जो इनके जो साथी थे या इनके साथ के जो राजा वंश थे उनसे क्या करते थे, सैनिक उधार लेते थे। या तो उधार लेते थे या खरीद लेते थे। उधार भी काफी लिए जाते थे क्योंकि ये बोलते थे कि आधा हम धन आपको दे देंगे, आप हमें उधार के लिए इस आक्रमण के लिए सैनिक दे दो। ठीक है जी। लेकिन कुछ ऐसे थे जो उनको खरीद लेते थे। अब जो गोरी था, मोहम्मद गोरी था, वो जो कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लेता है सैनिक सेवा के लिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को करवाया था। ठीक है जी। मतलब इसने क्या किए थी, गुलाम वंश की स्थापना करी थी और अपना राज्याभिषेक मतलब इसने गद्दी को संभाल लिया था कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, क्योंकि उनकी तो मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है जी। तो ये आगे अपना जो सल्तनत काल की स्थापना करते हैं और अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। कुतुबुद्दीन ने अपनी राजधानी लाहौर में बसाई थी। इसने कहाँ बसाई थी? लाहौर में बसाई थी। देखिए, अब जितने भी आगे वंश चलेंगे वो अपनी राजधानी परिवर्तन करते रहेंगे। इट मीन्स वो अपनी राजधानी कोई लाहौर में बसाएगा, कोई दिल्ली में बसाएगा, कोई कहीं बसाएगा। इसका ये कारण था क्योंकि इन्हें एक डर बना रहता था कि कोई हमारी जो है राजधानी पर अटैक करके उसे लूट ना ले। हमारे जो वंश है उसकी जो वंश है
को कोई मतलब हानि ना पहुंचा दे, उसको कोई समाप्त ना कर दे, तो ये अपनी राजधानी में परिवर्तन करते रहते थे। आई होप यहाँ तक के फैक्ट आपको क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। देखिए, ये जो लूसेंट है उसने सिर्फ फैक्ट को कवर किया है, लेकिन हम आपको फैक्ट के साथ साथ एक स्टोरी का लिंक भी आपके माइंड में करते जाएंगे ताकि आपको चीजें लंबे समय तक याद रहें। ठीक है जी। तो स्टोरी के रूप में मैं आपको साथ में साथ बताती चली जाऊंगी और आपको फैक्ट आपको खुद रिवाइज करने पड़ेंगे। खुद आपको एक बार या 2 बार वीडियो को देखना है ताकि आपकी रिवीजन हो जाए, लेकिन आपको जो मैं स्टोरी बता रही हूँ वो अपने माइंड में याद रखनी है। जो कुतुब मीनार की नींव है जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। ठीक है जी। दिल्ली का कुलवत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। अब ये अजमेर का जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, या तो इसकी लोकेशन पूछ लेते हैं कि ये कहाँ है 2.5 दिन का झोपड़ा, या ये पूछ लेते हैं इसका निर्माण किसने कराया था। आपको दोनों फैक्ट याद रखने हैं। ये अजमेर में पड़ता है और निर्माण करवाने वाले कौन थे? ऐबक थे। ठीक है जी। तो आपको याद रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। अब इनको लाख बख्श क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो, ये शुरू में क्या थे? एक सैनिक थे, एक गुलाम थे। अब एक जो कोई मान लो कोई व्यक्ति है, फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति है, वो उसने अपना सारा जीवन गरीबी में मतलब गुजारा है। ठीक है। लेकिन जब वो अमीर हो जाता है, उसके पास शक्ति आ जाती है, तो कहीं ना कहीं उसका माइंड जो होता है अपने बचपन से या अपने पुराने दिनों से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है जी। तो वो क्या करता है, उसका मतलब नरम दिल होता है, वो नरम दिल का होता है, वो दूसरों के प्रति दया भाव रखने वाला होता है। इसी प्रकार सेम टू सेम ये ऐबक भी करती हैं। इन्होंने अभी तक अपना जीवन कैसे गुजारा था? मतलब बहुत ही ज्यादा समस्याओं में, प्रॉब्लम्स में इसने अपना जीवन गुजारा था एक गुलाम के रूप में। लेकिन 1206 में जो गद्दी आने के बाद, दिल्ली सल्तनत की स्थापना होने के बाद, ये एक मतलब राजा के रूप में कार्य करती हैं, लेकिन इनका वो उनकी मेंटेलिटी जो रहती है ना, दया भाव जो रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता। तो ये जनता के प्रति इतना दया भाव रखते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? लाख बख्श। अब आपको कभी भी नहीं बोलना है कि इनको लाख बख्श क्यों कहा जाता है, मैंने आपको बता दिया। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेना नायक बख्तियार खिलजी था। मतलब इन्होंने न केवल जो आर्थिक सामाजिक व्यवस्था में अपना रोल प्ले किया, जबकि इन्होंने एजुकेशन के फील्ड में भी काम किया। ठीक है। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। अब ऐसा माना जाता है कि जो 1210 में ये घोड़े पर वो मतलब खेल रहे थे, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इनकी जो है मृत्यु हो जाती है और इन्हें इन्हीं की राजधानी में दफनाया गया। मतलब कहाँ दफनाया गया? लाहौर में दफनाया गया। ठीक है जी। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह था। जो ऐबक था उसका उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने 8 महीनों तक शासन किया। अब देखो, शुरू से ही एक पद्धति चली आ रही थी कि राजा का बेटा ही राजा होगा। प्राचीन काल से भी हम ऐसा देखते हैं कि जो मौर्य साम्राज्य था हमारा, है ना, गुप्त साम्राज्य था, वो क्या करते थे? राजा का बेटा ही राजा होता था, चाहे दूसरे व्यक्ति में कितनी ही काबिलियत क्यों ना हो। लेकिन उसमें ये पद्धति अपनाई जाती थी कि अगर राजा का बेटा, चाहे वो नालायक भी हो, उसे कुछ ना आता हो, लेकिन तब भी वो क्या बनेगा? राजा बनेगा। यही पद्धति अब मध्य काल में भी अप्लाई होने लग गई थी कि जो राजा का बेटा है वो राजा ही कहलाएगा। लेकिन ऐबक का जो उत्तराधिकारी था वो आराम शाह था, जिसने 8 महीनों तक शासन किया। अब आराम शाह की मृत्यु करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है, दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है और आराम शाह की क्या करता है? देता है, हत्या कर देता है। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। मतलब जो इनका बेटा तो ये था आराम शाह, लेकिन जो इल्तुतमिश था वो क्या था? ऐबक का गुलाम भी था और दामाद भी था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदाऊं का गवर्नर था। जब उनकी मृत्यु हुई ऐबक की, तो ये बदाऊं का गवर्नर था। कौन था? इल्तुतमिश था। ठीक है। यहाँ तक की स्टोरी आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम। इल्तुतमिश के कार्य।
अब जो इल्तुतमिश कार्य करेगा, राजगद्दी पर बैठ चुका है, जो जो कार्य मतलब पेंडिंग में पड़े हैं, ये अब उनको पूरा कराएगा धीरे धीरे। कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया, जिसकी नींव किसने रखी थी? ऐबक ने रखी थी। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। मतलब ये फैक्ट आपको याद रखना है कि जो शुद्ध अरबी सिक्के कौन से शासक ने जो है जारी किए थे और कब किए थे? दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाने के बाद जो इल्तुतमिश 1211 गद्दी पर बैठता है, ईस्वी में गद्दी पर बैठता है, उसने सबसे पहले क्या शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। इक्ता प्रणाली चलाई थी। इसी ने क्या करवाया था? इक्ता प्रणाली चलाई थी। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्क ए चहलगामी के नाम से जाना जाता था। मतलब इल्तुतमिश ने एक ना मतलब 40 उसमें 40 लोग हुआ करते थे, 40 गुलाम हुआ करते थे। इसने ऐसा दल बनाया था कि यदि कहीं पे अगर युद्ध की कंडीशन बन जाती है या कोई और अदर है प्रॉब्लम आ जाती है राजा के ऊपर या मतलब जो जनता के ऊपर, तो ये क्या करते थे, जो 40 गुलाम थे इसके, ठीक है जी, वो सारा ये वर्क करते थे, उसको प्रॉब्लम को कैसे सुलझाया जाए वो सारा वो करते थे। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया गया। मतलब अमीरों का दमन कैसे किया गया? उस टाइम पे ना कहीं जो सामंत प्रणाली है, अब सामंत प्रणाली के भी आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। सामंत प्रणाली ऐसी थी कि राजा एक मतलब राजा कुछ नहीं करता था, सिर्फ राजा एक परमिशन के लिए रखा हुआ था। सारा काम कौन करते थे? सामंत करते थे। और वो सामंत ऐसा काम करते थे, सारी जनता को अपने अंडर ले लेते थे, तो वो राजा की वैल्यू कहीं ना कहीं घट जाती थी, क्योंकि सामंत को ही सारी जो है जनता वो जानती थी, कोई राजा तक नहीं पहुंचता था, और जो कार्य था होता था सामंत उनसे परमिशन ले लेते थे। मतलब राजा का इतना जो है रोब वो नहीं रहता है, सामंतों का ही सारा प्रभुत्व रहता है, उन्हीं के अंडर सारी जो है व्यवस्था रहती है। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को संधारित करके दिल्ली ले गया। अब ऐबक ने क्या किया था? लाहौर में अपनी राजधानी बनाई थी, और जो इल्तुतमिश है वो कहाँ लेकर जाते हैं? दिल्ली लेकर जाते थे। इसने होज ए सुल्तानी का निर्माण दिल्ली ए कुहलना के निकट करवाया था। मतलब कुछ इसने खुद के काम भी किए, और जो ऐबक के जो पेंडिंग काम थे, जो पेंडिंग रह गए थे, वो भी इसने किए थे। किसने किए थे? इल्तुतमिश ने। आगे बढ़ते हैं हम। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करी थी। मतलब ये ऐसा नहीं था, इसने एक बस बुरा काम किया था, जो आराम शाह था उसकी हत्या करी थी। बाकी के काम इसने थोड़े अच्छे किए, क्योंकि मतलब ये इतना मेहनती था, हर फील्ड में अच्छा परफॉर्म करता था। तो इसने क्या किया था? 1229 में बगदाद के एक खलीफा थे, सुल्तान की पद्धति को स्वीकृति प्राप्त करी थी। तो मतलब अपनी मेहनत से इसने अपना नाम भी मतलब उजागर करके रखा। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 में हो गई थी। चंगे खान से बचने के लिए ख्वाजिम के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण दी थी। मतलब ये ऐसा था, ऐसा राजा था, ये ऐसा सम्राट था कि अगर कोई इनका मतलब प्रॉब्लम में है, कोई अगर इनसे हेल्प लेना चाहता है, तो ये उसकी मतलब पूरी सहायता करते थे। ये मतलब दयावान राजा भी इसको कह सकते हैं। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र ये रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। अभी ये पद्धति यहाँ पर फिर वही लागू होती है कि जो राजा का पुत्र है वो ही राजा बनेगा। इसलिए जो इनका पुत्र था फिरोज, ठीक है, वो भी मतलब एक अयोग्य शासक था, उसे भी इतना कुछ मतलब नहीं पता था, ठीक है जी, लेकिन वो फिर भी गद्दी पर बैठता है। इसके शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। मतलब उसकी जो माँ थी उसने भी इसकी हेल्प करी थी शासन में। आगे बढ़ते हैं। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन कर दिया। मतलब ये था, इल्तुतमिश का पुत्र था जो फिरोज, वो इतना अयोग्य साबित हुआ कि जो जनता थी
वो उससे मतलब नाराज होने लगी थी। जनता असंतोष का भाव उसके प्रति प्रकट करती थी। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है, उसको हटा दिया और उनकी ही पुत्री इल्तुतमिश की ही पुत्री फिरोज की बहन को गद्दी पर बिठा दिया, जो कौन थी, रजिया सुल्तान थी। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो दिल्ली सल्तनत की थी, प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी जिसने जो है शासन की बागडोर संभाली थी, तो आपको याद रखना है रजिया बेगम। ठीक है, रजिया सुल्तान एक ऐसी महिला रही है, प्रथम महिला रही है जिसने शासन को संभाला था। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा यानी काबा एवं कुलाहा यानी टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह जाने लगी थी। मतलब एक रजिया ही इकलौती ऐसी मतलब फीमेल थी जिसने ना जो पुरुषों की तरह उसने अपनाया था, मतलब पुरुषों की तरह रहती थी और ये बिना पर्दे के। मतलब मुस्लिम उसमें तो ये होता है कि जो फीमेल है हमेशा पर्दे में रहती हैं, तो इसने क्या किया था, पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया था और जो जिस प्रकार पुरुष रहते थे ये उस तरह रहने लग गई थी। और जो दरबार में जाती थी ये खूब मतलब कोई पर्दा नहीं करती थी, खुले मुंह ये दरबार में जाती थी। रजिया ने मलिक जामुलुद्दीन याकुत को अमीर एक अखूर घोड़े का सरदार नियुक्त किया था। ठीक है जी। गोर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों में तुर्क अमीर विरुद्ध हो गए थे, जिसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुस्लिम बहरम शाह को बिठा दिया था। मतलब ये था कि इसने बहुत जब इसने शासन किया रजिया सुल्तान ने, तो इसने बहुत ही चेंज अपने शासन में किए थे। जो पहले जैसे रूल रेगुलेशन थे इसने उसको भी थोड़ा परिवर्तित किया, उसे भी चेंज किया और अपने ढंग से अपनी मतलब विचार से नई पद्धति के को अनुसरण करते हुए इसने अपने शासन को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ते हैं। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। इसने शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि जो रजिया सुल्तान थी वो दो व्यक्तियों से प्रेम करती है, जिसमें से एक तो उसका गुलाम होता है और एक मतलब उसके फादर जो इल्तुतमिश है उसका ही मतलब एक गुलाम होता है, मतलब एक गवर्नर के रूप में आप मान सकते हो वो होता है। लेकिन ये शादी किससे करती है, अल्तुलतुनिया से। शादी के बाद भी ये बहुत सारा प्रयास करती है जो है गद्दी को वापिस पाने के लिए, लेकिन ये असफल रहती है। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं द्वारा कैथल के पास कर दी गई थी। अब रजिया का ये ऐसा था कि ये हरियाणा के कैथल में इसके जो डाकुओं थे वो 40 दल का जो इल्तुतमिश ने बनाया हुआ था एक संगठन, उसके द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। तो काफी बार ये भी कथन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो रजिया की हत्या करी थी वो किसने करी थी, तो वो डाकुओं ने की थी और कहाँ की थी, कैथल में की थी। बहरम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 में कर दी गई थी। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना था। बलबन ने 1226 में अलाउद्दीन महसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर गयासुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया। अब ऐसा हो गया था कि जो इनका शासन था, जो इनका दरबार था, उसमें काफी सारे अमूल-चूल परिवर्तन होने लगे थे, क्योंकि कोई अपने मतलब हिसाब से कुछ कर रहा है, कोई अपने हिसाब से कुछ कर रहा है। तो एक जो है उथल-पुथल इस टाइम पर इसमें हो गई थी रजिया के बाद, क्योंकि उसके भाई जो थे वो काफी मतलब अपने आप को योग्य साबित करने के लिए जनता के आगे जाते थे और अपनी जो है शासक होने का दावा करते थे। नासिरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। मतलब ऐसे सुल्तान भी रहे हैं जो मतलब खुद का जीवन खुद
का काम करके निर्वाह करते थे। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासुद्दीन महमूद के साथ करा दिया था। बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। ये काफी बार ना इनके जो एक्चुअल नाम है, रियल नाम है, वो पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये भी याद रखने हैं। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। मतलब ये था कि अभी भी इल्तुतमिश के जो गुलाम हैं वो शासन कर रहे थे इसमें। तुर्क एवं चहगामी का विनाश बलबन ने किया था। चलाने वाला कौन था? इल्तुतमिश। विनाश करने वाला कौन था? बलबन। ठीक है जी। बलबन ने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि ना उसे भी बलबन को ना थोड़ा सा ये डर रहता था कि जो 40 दल का गुलाम जो इल्तुतमिश ने शुरू किया है, उसे कहीं ना कहीं डर था कि वो कभी ना कभी इसके ऊपर अटैक कर दे, बलबन के ऊपर अटैक कर दे, तो इसने इसलिए समाप्त किया था उसको। आगे बढ़ते हैं हम। बलबन 1266 में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों के आक्रमण से गद्दी की रक्षा करने में सफल रहा। सीरी नामक नया शहर बलबन ने बसाया था। देखिए ये नगर भी अब बसाने शुरू कर दिए थे। और जिस टाइम बलबन गद्दी पर बैठा तो उस टाइम पर मंगोलों ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, लेकिन ये उसको बचा लेता है। राजदरबार में सिजदा व पैबोस प्रथा की जो शुरुआत की थी वो बलबन ने की थी। अब यहाँ दो वर्ड आते हैं, सिजदा और पैबोस। सिजदा का मतलब ये होता है कि ये प्रथा बलबन ने चलाई थी कि आप ऐसे मतलब सिर झुकाकर उसको नमन करेंगे, उसको सिर झुकाकर प्रणाम करेंगे। और पोबस का मतलब होता है आप इसके राजा के यानी कि बलबन के जो पैरों को चूमकर उसे सलाम करेंगे। तो मतलब इतना बेवकूफ व्यक्ति मैं यहाँ पर इसको मानूंगी कि चलो सिजदा तो ठीक है, आप किसी को प्रणाम कर रहे हो, आप सिर झुका दो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप उस व्यक्ति से अपने पैर को मतलब ऐसे इसने प्रथा शुरू की थी कि पैबोस मतलब पैरों को चूमना और फिर उसका मतलब है उसका स्वागत करना। ये बड़ी गलत बात मेरे को लगती है, पर इसने ये प्रथा चलाई थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज फारसी साल का एक पहला दिन उत्सव को प्रारंभ किया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि जो नवरोज है वो किसने शुरू किया था? बलबन ने शुरू किया था। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लोहा एवं रक्त की नीति अपनाई थी। यहाँ भी बलबन बहुत ही मतलब बुरा काम करते हैं, लोहो एवं रक्त की नीति। इट मीन्स जो इसके विरोधी थे, ठीक है, जो इसके विरोध करने वाले थे, ये उनको सीधा मौत के घाट उतार देता था। मतलब ये सोचता नहीं था कि इसको थोड़ा बहुत सजा दे दें या कुछ भी, सीधा ये उसे मौत के घाट उतारता था। तो इसने लोहा या रक्त की नीति अपनाई हुई थी। नासुद्दीन महमूद के बलबन का उलग खां की उपाधि प्रदान की थी। बलबन आखेट अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक का कवायद कराकर दुरुस्त रखता था। मतलब ये ऐसा राजा था कि मतलब हर इस पे फील्ड पर इसका फोकस रहता था। जो इसकी सेना होती थी ना, उसको ऐसे ही पैदल चलाता था ये, ताकि वो तंदुरुस्त रह सके, शारीरिक तौर से वो तंदुरुस्त रह सके और जो है अच्छा परफॉर्म जो है अगर युद्ध होता है उसमें करे। तो ऐसा ये राजा था। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, मोस्ट इंपोर्टेंट ये कवि है अमीर खुसरो, एवं अमीर हसन रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? बलबन के दरबार में रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक समुद्दीन कोमूट्स था। ठीक है जी। अब यहाँ हो जाता है गुलाम वंश का एंड। ये इसमें शासक रहते हैं, जितने इसमें शासक रहे हैं, चाहे वो गुलाम, खलजी, कोई सा भी वंश हो, वो मैंने शॉर्ट में वन लाइनर के फॉर्म में वो सारे कंप्लीट कर दिए हैं। आप वहां से एक बार उनकी क्विक रिवीजन ले लेना। अब बात करते हैं जी खलजी वंश के बारे में। खलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक चला। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 में ईस्वी में जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना करी थी। ठीक है जी। स्थापना कब करी थी? 13 जून 1290 में करी थी। जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने स्थापना करी थी। जलाउद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसका भतीजा व दामाद
अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी। मतलब ना अभी ये ऐसा टाइम आएगा कि ना राजवंश के लिए, साम्राज्य को अपने अंडर में लेने के लिए ये लोग एक दूसरे की हत्या करनी शुरू कर देंगे। ठीक है, शुरुआत देखिए अब स्थापना के बाद ही हो गई है हत्या करने की। तो 1206 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बनता है। ठीक है जी, जलालुद्दीन की हत्या करके ये दिल्ली का सुल्तान बनता है। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली था। ठीक है जी, इसके बचपन का नाम भी याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने का एक स्थायी सेना की नींव रखी थी। मतलब ये जो अलाउद्दीन खिलजी था ना, इसका मानना ये था कि जब तक किसी व्यक्ति को फाइनेंशियल कंडीशन है जो उसकी अच्छी नहीं होगी, ठीक है जी, उसको सारी प्रकार की सुख सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, वो अच्छे से जो है सेना में मतलब अच्छा काम नहीं कर पाएगा। इसकी ये जो है मान्यता थी। तो इसने क्या किया, जो अपनी सेना थी, ठीक है जी, उसको नगद वेतन देना इसने शुरू कर दिया था। और इसने जो है स्थायी सेना रखनी शुरू कर दी थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया सीखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है जी, ये भी इसने ही किया था। अलाउद्दीन ने भू-राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/भाग कर दिया था। मतलब ये थोड़ा ना अब जनता के हित में कार्य करना शुरू करता है। इसने लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया था। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्तियों के शरीर से मांस काटने का आदेश दिया था। देखिए इसके पीछे भी ना एक स्टोरी है। एक बार क्या होता है, जो इसकी प्रजा थी वो जैसे दुकानों पर जाते थे सामान लेने के लिए, तो जो बेईमान व्यापारी होते थे वो क्या करते थे, मतलब बेईमानी से उनको थोड़ा कम राशन देते थे। राशन तो पूरा तुलता था, जैसे वो उनको मतलब कुछ ऐसा कर देते थे, उनको राशन कम देते थे। इसकी सूचना अलादीन को मिल जाती है कि जो है प्रजा में ऐसा हो रहा है, जो आपका मतलब एरिया है उसमें जो है प्रजा के साथ ऐसा मिसबिहेव हो रहा है, उनको काम जो है उनको सामान कम मिलता है। तो इसने क्या किया, एक प्रथा शुरू कर दी कि यदि किसी व्यक्ति के पास कम सामान तोला गया हो, ठीक है जी, या उसके पास कम सामान निकलता है, तो उस व्यापारी का जितना कम सामान निकलेगा उतना हिस्सा मांस का काट लिया जाएगा उससे शरीर से। तो यहाँ बड़ा इफेक्ट हुआ, जो व्यापारी थे उन्होंने पूरा तोड़ना शुरू कर दिया, पूरा सामान वो देने लगे थे। तो ये भी इसने एक अच्छी प्रथा चलाई थी। अच्छी प्रथा मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि जो आम जनता थी, जो दास थे, कृषक थे, है ना, वो इतनी मजदूरी करते थे लेकिन उनको फिर भी सामान कम मिलता था। तो इसने ये अच्छी उसमें चलाई थी। दक्षिण भारत की वीजा के लिए अलाउद्दीन के मलिक काफूर को भेजा गया। जहमत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सिरी का किला एवं हजार खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन ने कराया था। देखिए ये जितना भी निर्माण करवाते हैं, जितने भी ये जो है वास्तुकला में अपना रोल प्ले करते हैं, वो आपको सारा याद रखना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये महल किसने बनाया, ये किला किसने बनाया, तो आपको सारा याद रखना है। अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। देवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने ही चलाया था। सिकंदर ए शानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी के वशीभूत किया गया है। अलाउद्दीन ने मलिक याकूत को दीवान ए खास नियुक्त किया था। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना निवस नामक अधिकारी वस्तुओं को परमिट जारी करवाता था। ये आपको ये फैक्ट है, इनमें कुछ ऐसा बताने वाला नहीं है, सिर्फ आपको याद करना है, तो आप इनको याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जयादीन बरनी की कृति तिरिखे फिरोजशाही से मिलती है। मूल्य निरंतर को सफल बनाने में महतूब सेसर एवं नाजिर ताल नापतोल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजस्व सुधारने के अंतर्गत अलाउद्दीन सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापिस उस खालसा भूमि में बदल दिया जाता था।
अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले 2 कर चराई कर जो पशु दूध देते थे उनके ऊपर लगाया जाता था, गड़ी कर घरों या झोपड़ी पर लगाया जाता था। मतलब इसने क्या किया था, शासन काल में अपने अलाउद्दीन खिलजी ने 2 प्रकार के कर लगाए थे, जिसे एक चराई कर बोलते थे, एक गाड़ी कर बोलते थे। चराई कर उन पर लगा जाता था जो पशु दूध देते थे, ठीक है, मतलब जो पशु दूध देते थे उनके ऊपर लगाया जाता था, और गड़ी कर वो था जो घरों या झोपड़ियों पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से लेकर 1306 तक मंगोलों ने 6 बार आक्रमण किया। सबसे पहले आक्रमण कब करते हैं मंगोल, अभी पिछली स्लाइड में देखा था हमने, वो किया था मंगोलों ने बलबन के शासनकाल में, ठीक है। उसके बाद अलाउद्दीन का शासनकाल आता है खिलजी वंश में, तो मंगोल इसके टाइम पर, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर 6 आक्रमण करते हैं, ठीक है, आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं हम। जो मंगोलों के आक्रमण होते हैं वो हम देख लेते हैं। प्रथम आक्रमण 1297 ईस्वी में कादर खान के नेतृत्व में था। दूसरा आक्रमण 1298 में सल्दी के नेतृत्व में था। तीसरा आक्रमण 1299 कुल्तुगुन खवजा के नेतृत्व में हुआ। चौथा आक्रमण हमारा 1303 में तांगरी के नेतृत्व में हुआ। पांचवा आक्रमण 1305 में अली बेगम और तातकर के बीच में हुआ, नेतृत्व में हुआ। और छठा आक्रमण हमारा 1306 में कबक एवं इकलाम मंद के नेतृत्व में हुआ। ये आक्रमण वैसे पूछे तो नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको याद, थोड़ा इनको ध्यान रख लेना, क्योंकि जब किस्मत साथ नहीं देती तो काफी बार पूछ भी लिए जाते हैं, तो आपको ये याद रखने हैं थोड़ा सा। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 में हो गई थी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी, ठीक है जी। मुबारक खिलजी कभी कभी दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। मतलब ये मुबारक खिलजी ऐसा व्यक्ति था कि ये कभी कभी फीमेल की ड्रेस डालकर राज दरबार में आता था, और मतलब इसको ड्रामेबाज भी कहा जाता है इस शासक को। बरनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। मतलब देखिए ऐसे ऐसे जो हैं राजा हुए हैं जो ऐसी हरकतें करते थे। मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण करी थी। उपाधि इतनी बड़ी बड़ी धारण कर रहे हैं और इनके काम देखिए आप। फिर भी क्या कह सकते हैं, इतिहास में जो वर्णन हो चुका है वो तो हमें देखना ही पड़ेगा। मुबारक के वजीर खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1320 में इसकी हत्या कर दी थी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ जाता है, ठीक है। खुसरो खान ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण करी थी। अब आते हैं हम तुगलक वंश के बारे में। अभी तक हमने क्या पढ़ा, गुलाम वंश के बारे में पढ़ा, खिलजी वंश के बारे में पढ़ा। अब पढ़ते हैं हम तुगलक वंश के बारे में। 5 सितंबर 1320 को खुसरो खान को पराजित करके गयासुद्दीन तुगलक 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय के लिए किए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया था। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण कराया था। देखिए ये भी काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि सिंचाई का निर्माण कब हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था, तो आपको ये याद रखना है। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। ये मतलब इसने जो कृषि के बारे में सोचा, सिंचाई के बारे में सोचा, ये प्रथम शासक माना जाता है गयासुद्दीन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक एक नया नगर स्थापित किया था। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी करवाया था। किसने करवाया था ये सारे काम? गयासुद्दीन ने। आगे बढ़ते हैं।
इस दुर्ग को छप्पर कोट के नाम से भी जाना जाता था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई थी। मतलब इसकी जो मृत्यु हो गई थी वो जो लकड़ी का एक महल था उसमें दबकर हो जाती है। गयासुद्दीन के बाद उलंग खां या जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। अगर मध्यकालीन के सभी सुल्तान अभी तक हमने जितने पढ़े, चाहे वो गुलाम वंश था, खिलजी वंश था, सबसे जो विद्वान थे, जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, जो विद्वान योग्य थे, वो किसे माना जाता है? जो मोहम्मद तुगलक था, इसे सबसे ज्यादा विद्वान माना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने का रक्त प्यासू कहा गया है। देखिए ऐसी ऐसी संज्ञाएं इनको मिलती थी। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर एवं कोहनी नामक एक नवीन विभाग की स्थापना करी थी। ठीक है, किसके फील्ड में होता है? कृषि के फील्ड में। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी से संथारित की और इसका नाम दौलताबाद रख दिया। अब ये न केवल राजधानी को परिवर्तित कर रहे हैं बल्कि उसका नाम ही चेंज कर देते थे। ऐसे मतलब आगे आगे वंश आते हैं। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा व तांबे धातुओं का सिक्के चलाए थे। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी। अफ्रीका मोरक्को यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया था। ये काफी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि जो इब्न बतूता है, जो भारत के इतिहास में इतना अपना रोल प्ले करता है, ये इब्न बतूता, ये कब आया था भारत? ये आया था हमारा 1333 ईस्वी में आया था। और ये कहाँ का यात्री था? ये मॉस्को का, यानी अफ्रीकी मॉस्को का यात्री था। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। मतलब इसकी प्रतिभा को देखकर, इसके टैलेंट को देखकर इसको सुल्तान ने काजी नियुक्त किया था। आगे बढ़ते हैं। सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा था। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किया है। इसने नगाड़ों की भारी ध्वनि के बीच एक स्त्री को क्षति होने का दृश्य का वर्णन किया है। मतलब उस टाइम पर ऐसा हो चुका था। मतलब जो ये इब्न बतूता भारत आता है तो ये अपनी पुस्तक में काफी सती प्रथा का काफी वर्णन करता है, क्योंकि इसने सती प्रथा को अपनी आंखों से देखा था कि किस प्रकार एक जो है फीमेल को सती कर देते थे लोग, और पूरा ढोल नगाड़े बजाकर। इसके कथानुसार सती होने के लिए सुल्तान की अनुमति लेनी पड़ती थी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय जिया नक्शबंद पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला का फारसी में अनुवाद किया था। इस पुस्तक का नाम तूतीनामा था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम। तुगलक ने जिन प्रभु सूरी नामक जैन साधुओं को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 में हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर बुक्का एवं नामक दो भाइयों ने 1336 में स्वतंत्र विजय नगर की स्थापना करी थी। अब काफी बार जो विजयनगर है उसकी भी स्थापना पूछ ली जाती है, तो आपको याद रखना है। हरिहर बुक्का दो भाई थे, उन्होंने की थी, कब की थी? 1336 में की थी विजयनगर की स्थापना। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहरम शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहरमी राज्य की स्थापना करी थी। देखिए फैक्ट बहुत है लुसेंट में, तो जो मैं आपको बताती हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है वो मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे हुए हैं उसमें ये
पूछे हुए हैं क्वेश्चन, तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये लाइन इम्पोर्टेंट है, आप उसे जरूर पढ़ें। लेकिन पढ़ना तो आपको एक बार रिवीजन तो सारी ही मतलब उसकी लेनी पड़ेगी, सारे सिलेबस की, लेकिन जो मेन मेन बताती हूँ मैं वो आपको करना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम। फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 को हुआ। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया था। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। अब यहाँ से एक बात निकल कर आती है कि जब कासिम भारत आता है, मोहम्मद बिन कासिम भारत आता है, तो उसने क्या किया था, जजिया कर शुरू किया था। सिर्फ मतलब जो गैर मुस्लिम थे उन पर शुरू किया था। उसने विधवाओं, दिव्यांगों और जो है ब्राह्मणों को इससे मुक्त रखा था कि आपको कर नहीं देना है। लेकिन जो फिरोज शाह तुगलक होता है, तुगलक होता है, ये ऐसा मुस्लिम पहला प्रथम शासक होता है जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई पर भी लगाया था जो उपज का 1/10 भाग था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। देखिए कृषि के फील्ड में काम कर रहा है ये, ठीक है। अगर आप हरियाणा के कैंडिडेट हैं, ठीक है जी, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो आपको ये बात याद रखनी है क्योंकि इसने काफी जो है नहरों का निर्माण हरियाणा में ही करवाया था। आगे बढ़ते हैं। इसने शासनकाल में टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित करवाया था। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान एवं खैरात की स्थापना की थी। ठीक है जी। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या तुगलक के समय में थी। मतलब सबसे ज्यादा अगर दासों की संख्या मानी जाती है वो किसके शासनकाल में मानी जाती है, तुगलक के शासनकाल में थी। लेकिन तुगलक एक मतलब ऐसा था ये कि इसने हर फील्ड में काम किया, ठीक है। फीमेल के लिए भी काम किया इसने, न केवल जो मुस्लिम महिलाएं थी उनके लिए न, बल्कि जो हिंदू महिलाएं थी, लड़कियां थी, उनके लिए भी इसने काम किया था। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान एवं बदगान की स्थापना करी थी। इसने सैन्य पदों को वंशागत बनाया था। मतलब वंशानुगत ऐसा था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है। अगर कोई मंत्री है तो उसका बेटा भी आगे मंत्री ही बनेगा। तो ऐसी व्यवस्था यहाँ पर इसने चलाई हुई थी। आगे बढ़ते हैं। इसने अपनी आत्मकथा फिलूहात एवं फिरोज शाही की रचना करी थी। इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे अदा एवं विख कहा जाता था। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 में हो गई थी। फिरोज काल में निर्मित खान एवं जहान तेलंगानी के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। ठीक है जी। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। तैमूरलंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। देखिए ये फैक्ट है, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम। अब आ जाता है हमारा सैयद वंश। अभी तक हमने कितने वंश पढ़ लिए हैं? गुलाम वंश, खलजी वंश, तुगलक वंश। अब पढ़ते हैं हम सैयद वंश। मतलब ये आपका चौथा वंश जो दिल्ली सल्तनत में चलेगा। सैयद वंश का संस्थापक खिजर खां था। इसने सुल्तान की उपाधि ना धारण करके, देखिए ऐसा सुल्तान है जिसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण करी, अपने रैत अल आला की उपाधि से खुश था। खिजर खान तैमूरलंग का सेनापति था। खिजर खान नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजता था। खिजर खान की मृत्यु 20 मई 1421 में हो गई थी। खिजर खान के पुत्र मुबारक खान ने शाह की उपाधि धारण करी थी। याहिना बिन अदम सल हिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। ठीक है जी, ये याद रखने हैं आपको फैक्ट। आगे बढ़ते हैं हम।
इसके पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही ने सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। मतलब अगर आपको सैयद वंश के विषय में जानकारी लेनी है, उसके वंश के बारे में जानकारी लेनी है, तो इस पुस्तक से मिल जाती है। यमुना के किनारे मुबारकबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक चला था। आगे बढ़ते हैं हम लोधी वंश, जो लास्ट का वंश होता है। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी होता है। वह 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को दिया जाता है। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया था। मतलब इसने क्या किया था, अपने नाम से ही सिक्के जारी किए थे। किसने किए थे? बहलोल लोधी ने। वह अपने सरदारों को मकसद एवं अली कहकर पुकारता था। लोधी का पुत्र जो था निजाम खान 17 जुलाई 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। आगे बढ़ते हैं हम। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना करी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट निकल कर यहाँ पर आता है, जो आगरा की स्थापना हुई थी वो किस वंश में हुई थी और करने वाला कौन था और किस सन में हुई थी। ठीक है, आपको याद रखना है। भूमि के लिए मापन में प्रमाणिक पैमाना गजे सकंदरी को प्रचलन सकंदरी लोधी ने करवाया था। ठीक है जी। गुलरुखी शीर्षक ने फारसी कविताओं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोधी था। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 में हो गई थी। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठता है। जिसकी इसने स्थापना करी थी, इसका पुत्र भी उसी पर बैठता है। आगे बढ़ते हैं हम। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहिंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ था। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़े को कसाईयों का मांस तोलने के लिए दे दिया था। मतलब ऐसे ऐसे भी शासक रहे हैं। दिल्ली के सुल्तानों ने सिकंदर लोधी प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों को मुख्यतः होली में भाग लेता था। मतलब ये ऐसा सुल्तान था जो हिंदुओं का त्योहार होता था उसमें भाग लेता था, सिकंदर लोधी। ठीक है। दिल्ली की मोट मस्जिद सिकंदर लोधी के प्रधानमंत्री वजीर मियां ने 1505 में बनवाई थी। आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी बाबर से हार गया था। इस युद्ध में वह मारा गया था। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो युद्ध में मारा जाता है वो कौन सा शासक होता है, तो आपको याद रखना है इब्राहिम लोधी होता है, जो पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा जाता है। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। ठीक है जी। बाबर का भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोधी एवं इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान ने दिया था। मतलब ये था कि इसको यहाँ बुलाया था बाबर को इन्होंने। ठीक है। दीवा ने ईशा नामक विभाग राज्य के पत्राचार से संबंध रखता था। लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। यह विभाग नहरों तथा सार्वजनिक भवनों का निर्माण करता था। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं हम। सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था जिसे इक्ता कहा जाता था। अब इक्ता किसे कहा जाता था? जो अनेक प्रांतों में बटा हुआ था। एक शहर या 100 गांवों के शहरों शासन की देखरेख अमीर एवं सजदा नामक अधिकारी करता था। सुल्तान की स्थानीय सेना को खास खेल नाम से जाना जाता था या नाम दिया गया था। सल्तनत काल में बारूद गोला फेंकने वाली मशीन को मगलीक अथवा अराद कहा जाता था। इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज शाह ने की थी। सबसे पहले शुरुआत किसने की थी इक्ता प्रणाली की?
अभी आपको पढ़ाया है वो की थी इल्तुतमिश ने। देखिए इक्ता से ई वर्ड निकालिए, इल्तुतमिश से ई वर्ड निकालिए। तो इल्तुतमिश ने क्या किया था, इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी, फिर उसको एंड कर दिया था, ठीक है। लेकिन दोबारा से शुरू करने वाला कौन था, फिरोज, ये था आपका फिरोज तुगलक, ठीक है। इसने दोबारा इक्ता प्रणाली की शुरुआत कर दी थी। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा जाता था। भूमि की नाप तोल है, तो यहाँ पे तोल है, करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि जो है होती थी खालसा होती थी, जो प्रमुख रूप से सेंटर के कंट्रोल में होती थी, ठीक है। उसे क्या जाता था, खालसा भूमि। सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था चांदी के टके और तांबे के दिरहम पर आधारित थी। देवल सल्तनत काल में अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। देखिए ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी किसी की कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। आप हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको हर अपडेट वहां से मिलती रहे। और शॉर्ट वीडियो है उसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें क्योंकि आपकी रिवीजन वहीं से होगी। थ्योरी पढ़कर आप वहां से रिवीजन ले सकते हैं, इसलिए ही मैंने वो शुरू किया हुआ है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।